स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू भर्ती 2025 के लिए खान सर का संकल्प बैच, जो कि 10,000 MCQ का प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले पॉलिटी क्लास का मास्टर वीडियो। इससे पहले एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया, ये दूसरा मास्टर वीडियो होने वाला है। और इस मास्टर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, भारतीय न्यायपालिका और केंद्र और राज्य के बीच संबंध के सभी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही अधिक फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। इसका जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मास्टर वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दौरा का संकल्प बैच, और इसमें देखेंगे राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता है? तो ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो ये किस प्रावधान में कहा गया? ये अनुच्छेद हो जाएगा 153, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया जो है मुख्यमंत्री होगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 163 में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सिक्किम में जो है 40 है। सिक्किम में कितना है? 40। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद है? कितने राज्यों में? तो ये हो जाएगा 6 राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, जिसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो आप लोग को बताना है कमेंट में कि महाधिवक्ता जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन अधिनियम किसी राज्य में मंत्रियों यानी मुख्यमंत्री सहित की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 51वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है? तो राज्य के महाधिवक्ता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 165, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 164, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो मुख्यमंत्री के पास कौन सा अधिकार नहीं होता? तो ये नहीं होता राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना अधिकार है। राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देना ये भी है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण जो है ये भी अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है। तो पहला दिया हुआ, वह संबंधित राज्य का अधिवासी हो, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत आयोग ना हो। ऑप्शन सी है, वह भारत का नागरिक हो, और ऑप्शन डी है, उसकी जो आयु है 25 वर्ष से कम ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह संबंधित राज्य का अधिवासी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 163 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 163। क्वेश्चन नंबर 18 है, विधानसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो विधानसभा के संरचना का जो उल्लेख है ये किया गया अनुच्छेद 170 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, तो ये होता है मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही दिया हुआ है। उसकी क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। वह सेना न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड के संबंध में भी क्षमादान दे सकता है, ये गलत कथन है। वह क्षमादान का प्रयोग केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपराधों पर भी कर सकता है, ये भी गलत है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होता है ये होता है राज्य विधानसभा के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधेयक पर हस्ताक्षर करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, महाधिवक्ता का प्राश्रमिक कौन निर्धारित करता है, यानी वेतन जो है महाधिवक्ता का ये कौन निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, महाधिवक्ता किस अवधि तक पद पर बना रहता है। तो महाधिवक्ता जो है ये कब तक बना रहेगा, इसकी कोई निश्चित नहीं होती है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राज्यपाल की इच्छा अनुसार बना रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका कार्य करती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रक्षा, विदेश मामले, पुलिस या फिर मुद्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 27, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। नंबर 28, यदि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खो देती है तो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल निम्नलिखित में से किस आयोग या परिषद का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो ऑप्शन है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी है राज्य योजना बोर्ड, ऑप्शन सी है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य योजना बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो इसका जो अध्यादेश की अवधि होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तो आप लोगों को बताना है कि अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि उसे राज्य विधानमंडल में मतदान का अधिकार होता है, ये कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है, बिल्कुल सही। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसका प्राश्रमिक जो है राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है, मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, राज्यपाल मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव किस समय पेश किया जाता है? तो ये जो प्रस्ताव है ये पेश किया जाता है बजट पर चर्चा के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस मामले में मुख्यमंत्री से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सा मामला है पहले देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना, मंत्रियों को विभाग आवंटित करना, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, या फिर राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 है कि राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 3 माह या फिर 12 माह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 मंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का एक विवेकाधीन कार्य नहीं है? ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। दूसरा दिया हुआ है अल्पमत में आने पर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना। ऑप्शन सी है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, और ऑप्शन डी है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री को समय देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राज्यपाल का कार्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद हो जाएगा 167, यानी ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि विधानमंडल के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्य विधानमंडल में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200, यानी अनुच्छेद 200, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है ये निहित होती है राज्यपाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, मुख्यमंत्री किसके और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम होता है? तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्यमंत्री जो है किसके और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच जो है संचार का मुख्य माध्यम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। ठीक है। और किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है? तो अनुच्छेद 110, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक
और वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो अधिकतम सदस्य संख्या है इसका निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। लेखानुदान का उद्देश्य क्या होता है? तो लेखानुदान का उद्देश्य होता है कि बजट पारित होने तक व्यय के लिए अग्रिम अनुदान प्रदान करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बजट पारित होने तक व्यय के लिए अग्रिम अनुदान प्रदान करना, यानी पहले से रुपया निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यपाल के पास विधेयक पर कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है सहमति देना, रोकना, राष्ट्रपति को भेजना या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कितना होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है कुल सदस्यों का 1/10 या 10 सदस्य जो अधिक हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल कितना हो जाएगा? 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 है, यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है तो उसके वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति राज्यों के बीच अनुपात निर्धारित करते हैं। ठीक है, और 21 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 158 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य विधानमंडल के सत्र आवासन की शक्ति किसके पास है? यानी सत्रावासन की जो शक्ति है किसके पास है? तो ये शक्ति पास है किसके पास है? तो ये राज्यपाल के पास, अनुच्छेद 174। क्वेश्चन 54 है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/6। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्नातकों द्वारा चुने जाने वाले सदस्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब बिहार में 6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की शक्ति किस में निहित है? तो ये जो शक्ति है ये है संसद में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन विधान परिषद की शक्ति से बाहर है? तो चलिए देखते हैं कौन जो है विधान परिषद की शक्ति से बाहर है। तो ऑप्शन दिया हुआ है साधारण विधेयक पर चर्चा, धन विधेयक पर सिफारिश, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान, या ऑप्शन डी है अध्यादेश का अनुमोदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान। क्वेश्चन नंबर 59 है, विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है, विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? तो ये अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 60 है, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर वह क्या कर सकता है? तो विचाराधीन होने पर वह जो है पीठासीन नहीं हो सकता है, पर मतदान कर सकता है। तो ये कैसा चर्चा किसमें है इसके बारे में? तो अनुच्छेद 181 में चर्चा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। विधानमंडल में किसी विषय पर मतों की समानता होने पर विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? तो भाई ये अपना निर्णायक मत देगा। क्या करेगा? वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 काफी इंपॉर्टेंट भी है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इनका जो विशेष अधिकार होता है किस अनुच्छेद में होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 194 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 63 है। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सत्र को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल की बैठकों के लिए एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार मिलना अनिवार्य है? तो एक वर्ष में जो न्यूनतम कितना बार होना चाहिए? तो 2 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। राज्य के महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार है? तो ऑप्शन है केवल विधानसभा में, केवल परिषद में, दोनों सदनों में, या फिर किसी में नहीं। तो राज्य के महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार कहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोनों सदनों में। ठीक है, अनुच्छेद 165। किसकी चर्चा है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। राज्य कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति किससे है? तो राज्य कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने की जो शक्ति है ये किसमें निहित है? तो ये उच्च न्यायालय में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्थानीय निकायों या फिर पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक या फिर उद्योगपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सर? उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है या फिर होगी? तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है कौन सा बहुमत चाहिए? तो ये चाहिए प्रभावी बहुमत। क्या कौन सा? प्रभावी बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 70 है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? क्या पूछ रहा है? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान। तो ये बनाया गया अनुच्छेद 243 के 1 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो यह एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में इसे अधिकतम कितना समय बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। राज्यपाल की विधेयक पर अनुमति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 200, यानी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल का अध्यादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 213। ठीक है, और अनुच्छेद 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्वेश्चन 75 है। राज्य की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य की जो संचित निधि है इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 266, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। तो विधान परिषद का गठन या उत्पादन यह होता है अनुच्छेद 169 के तहत। विधान परिषद की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 171 में है। ठीक है,
तो अनुच्छेद 174 में क्या होगा, सत्र सत्रावासन और विघटन होगा। तो विधानसभा सत्र सत्रावासन और विघटन अनुच्छेद 174 में, ठीक। उसको विधानमंडल के सदनों की अवधि अनुच्छेद 172। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जाएगी। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 212। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बना सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 208। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल की पुनः बैठक के कितने समय के भीतर विधानमंडल द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कितना भीतर के कि मतलब कितना समय के अंदर होना चाहिए, तो 6 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधानमंडल की बैठकों में कार्यवाही के लिए हिंदी या राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 210 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को संदेश भेजने और सदनों को संबोधित करने का अधिकार है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 175, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए, कि वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसे बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। यदि विधानसभा किसी साधारण विधेयक को पारित करने के बाद विधान परिषद को भेजती है और विधान परिषद जो है 3 माह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या होता है। तो उस विधेयक का क्या होगा, तो उस विधेयक का क्या होता है देख लेते हैं। पहला है कि विधेयक समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं। विधेयक को संयुक्त बैठक के लिए भेजा जाता है, ये भी नहीं। राज्यपाल हस्तक्षेप करता है, ये भी नहीं। विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित करके परिषद में को भेजती है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधानमंडल के विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो अंतिम निर्णय जो है ये राज्यपाल द्वारा लिया जाता है चुनाव आयोग के सलाह पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के लिए धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक किसमें है, तो धन विधेयक की जो चर्चा है यह अनुच्छेद 199 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 87। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, यदि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कोई दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो राज्यपाल क्या कदम उठा सकता है। तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्य के सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर उसे बहुमत साबित करने के लिए समय दे सकता है, इन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 167, ठीक है, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन है राज सूची पर, अपशिष्ट विषय पर, ऑप्शन सी है राज्य व संघ सूची पर, ऑप्शन डी है संघ राज्य व समवर्ती सूची पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सूची पर। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, क्वेश्चन नंबर 91 कि उपयुक्त में से कौन सा यह कथन सही है या फिर है। तो चलिए दोनों कथन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसका सही आंसर। पहला कथन है कि राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजभाषा बना सकती है। तो ये कथन सही है। दूसरा है कि राज्य
भाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 92 है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो उम्र है वो होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें जो सही नहीं दिया गया है। पहला है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, बिल्कुल है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 94, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, तीसरा ऑप्शन है कि विधानसभा भंग करने हेतु, चौथा है कि राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3, 4, यानी 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए ये जो प्रैक्टिस सेट था ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, भारतीय न्यायपालिका। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो गठन और स्थापना का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 124 में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी है पी.एन. भगवती, ऑप्शन सी है हीरालाल जे कानिया और ऑप्शन डी है बी.पी. सिन्हा। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो आपसे उम्मीद भी है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, सांसद, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियन या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत अधिकतम संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछ रहा है कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नवंबर 2025 में भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो इसमें कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से नागरिकता है, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची है, अमेरिका से क्या? तो अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिया गया। और कनाडा से क्या लिया गया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित किया गया है अनुच्छेद 131 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 131। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143, यानी ऑप्शन नंबर ए।
किस निर्णय ने भारत में कॉलेजियन प्रणाली की शुरुआत की, जिसने न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सान्विक प्रधानसत स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो न्यायाधीश की हटाने की जो प्रक्रिया है ये दिया गया अनुच्छेद 124 के 4 में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो संविधान की जो व्याख्या है इसका जो अंतिम अधिकार है किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद जो है तथा संसद के किस सदन में शुरू किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो वेतन और भत्ता जो किस पर भारित होता है? तो ये होता है भारत का संचित निधि पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है, यानी एडहॉक जज की जो नियुक्ति है इसका प्रावधान किया गया? तो किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 127 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये जो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था जिसे बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है कानून मंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक है? तो ऑप्शन है सदन की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत, ऑप्शन बी है 50 सदस्य, ऑप्शन सी है सदन की कुल सदस्यता का 2/3 और ऑप्शन डी है 100 सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है? तो उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 5 वर्ष का तक न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन 25 है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार और एक राज्य के बीच का विवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार और एक राज्य के बीच का विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में विशेष मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? तो किस मामले में करता है? तो ये विशेष मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवाद पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवाद। क्वेश्चन नंबर 28, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे? तो किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 348 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कानूनी या सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं?
तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की संरचना कैसी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 3 स्तरीय और निर्भर, ऑप्शन बी है एकीकृत और विधायिका पर निर्भर, ऑप्शन सी है दोहरी और स्वतंत्र, और ऑप्शन डी है एकीकृत और स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में जो है चर्चा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में जो है चर्चा पर प्रतिबंध जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। तो ये लगाया गया है अनुच्छेद 121 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 121। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन सा प्रावधान शामिल है। तो संविधान में जो प्रावधान है उनका वेतन और भत्ते संसद के मतदान के अधीन नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो हो जाएगा अनुच्छेद 137, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, मिनर्मा मिल्स बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वोच्च न्यायालय के पास अदालत की अवमानना के लिए खंडित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत निहित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 129, यानी ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, PIL का पूर्ण रूप क्या है जिसका विस्तार सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो PIL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में विशेष अनुमति याचिका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136, आर्टिकल 136। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था, या फिर असंवैधानिक घोषित किया। तो किस वर्ष इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो इसे घोषित किया गया है 2024 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में आरक्षण की अनुमति दी, लेकिन इसे 50% की सीमा तक सीमित कर दिया। तो ऑप्शन दिया हुआ है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी है इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 है, किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो कौन सा बात हो जाएगा। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो कौन सा विवाद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस भाग में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया। ये किया गया भाग 6 में है। ठीक है, भाग 6 में है। ठीक, अनुच्छेद 214 से 232 तक, 214 से 32 यानी 232 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 214। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो संविधान में जो है न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रथम उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो वेतन है और भत्ते ये किस पे भारित है? तो ये है राज्य की संचित निधि पर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? क्या पूछ रहा? महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएगा आंसर लीला सेठ, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में यानी नवंबर 2025 तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो वर्तमान में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो HC लिख कर कमेंट कर दीजिएगा जितना होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ 31, 25, 24 या फिर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपना स्वयं का उच्च न्यायालय रखता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। 31 अक्टूबर 1966 स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1966 को उच्च न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है या नहीं? बताइए प्रावधान है या फिर नहीं प्रावधान किया गया? तो इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 224 ए के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 224 ए के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये किया गया था 1866 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जज, इनकी संख्या जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को अधिक वक्ता के रूप में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? यानी वकील के रूप में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ऑप्शन दिया हुआ है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग। ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो ऑप्शन है कलकत्ता, इलाहाबाद, बंबई या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, 13 अक्टूबर 1966। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं कितने आयु तक? तो 62 वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में ऐसा किया गया है उल्लेख? तो ये किया गया है अनुच्छेद 215 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधिक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये जो है अनुच्छेद 227 के तहत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 227। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुमति दी है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो ये था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, यानी ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली उत्प्रेषण रीट का क्या अर्थ है? तो उत्प्रेषण रीट उच्च न्यायालय द्वारा 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। कितना? 5 प्रकार का। ठीक है, 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। उसमें पूछा उत्प्रेषण रीट का क्या अर्थ होता है? तो उत्प्रेषण रीट का होता है एक मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मांगना। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो इसका जो निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय किया जाएगा कहाँ पे? इसका निर्णय किया जाएगा राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है संबंधित राज्य की संचित निधि, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय की आकस्मिकता निधि, ऑप्शन सी है न्यायाधीशों के वेतन का 50% और राज्य और 50% केंद्र वहन करता है, ऑप्शन डी है भारत की संचित निधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का जो नवीनतम नया जो उच्च न्यायालय है वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति किसे है? तो इसके नियुक्ति की जो शक्ति है किसके पास है? तो ये शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी पूछ रहा है अनुच्छेद, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि इसमें पूछ रहा है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में नियुक्ति संबंधित प्रावधान है? तो ये किसमें प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 224 में। क्वेश्चन 26 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26, इसको भी याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया संसद को। एंड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, किसी संघ क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यूनियन टेरिटरी के लिए जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान और उसकी स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका जो वर्णन है ये किया गया अनुच्छेद 230 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो है इलाहाबाद। ठीक है, कौन सा है? इलाहाबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है, उच्च न्यायालय को लेख यानी रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किया है, ठीक है, पहले से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 226। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 31 है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पहला उच्च न्यायालय जिसने सबसे पहले न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी बम्बई उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय। कब? 1952 में, 1952। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा उच्च न्यायालय 3 राज्यों पर अधिकार रखता है? तो कौन सा उच्च न्यायालय है? तो ये गुवाहाटी। कौन सा उच्च न्यायालय? गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो 3 राज्यों पर अधिकार रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, उच्च न्यायालय के
अधिकार और शक्तियों की निरंतरता प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 225 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दो या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान जो है उच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान किया गया है, ये किया गया अनुच्छेद 231 में। किसमें? तो अनुच्छेद 231। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी बदली। तो स्थानांतरण का प्रावधान जो है ये है अनुच्छेद 222 में, 222 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 38 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 219। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? तो इनका जो स्थानांतरण है ये किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, इन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है केवल संवैधानिक, ऑप्शन बी है केवल दीवानी, ऑप्शन सी है केवल आपराधिक, या फिर ऑप्शन डी है दीवानी और आपराधिक दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीवानी और आपराधिक दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट को हम लोग अधीनस्थ न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो कौन सा भाग में दिया गया? तो ये दिया गया भाग 5 में, अनुच्छेद 233 से 237 तक, 233 से 237। क्वेश्चन नंबर 2 है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर 233 से 237 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 3 है कि अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो अधीनस्थ न्यायालयों की जो स्थापना है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आम नागरिकों को न्याय सुलभ कराना और आम नागरिकों को न्याय सुलभ करवाना, यानी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, डी में बी और डी दोनों है, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जिला न्यायालय का गठन किसके आदेश से होता है? तो जिला न्यायालय का जो गठन है ये होता है राज्यपाल के आदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण किसके अधीन होता है? तो भारत में जो अधीनस्थ न्यायालय है इसका जो नियंत्रण है ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये होता है अनुच्छेद 233 के अधीन, एंड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एट, सत्र न्यायालय किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? तो ये सुनवाई करता है आपराधिक मामलों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दीवानी मामलों की सुनवाई कौन करता है?
तो दीवानी मामलों की जो सुनवाई है ये करता है दीवानी न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित अधिकरणों का निर्णय समानता होता है। तो समानता अंतिम और बाध्यकारी होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपराधिक मामलों में जिले में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? तो आपराधिक मामलों में जिले में जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो है सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक अधिवक्ता या पी लीडर होना चाहिए? कितना वर्षों तक होना चाहिए? तो होना चाहिए कम से कम 7 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना? तो 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम कितने वर्ष तक की कारावास की सजा दे सकता है? तो सीजीएम द्वारा कितने वर्ष तक की कारावास की सजा दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है 7 वर्ष तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष तक की कारावास की सजा दे सकता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है इनके द्वारा सजा दिया जा सकता है 3 वर्ष तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा किसके द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिविल मामलों में जिले में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? तो सिविल मामलों में जो है जिलों में सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है जिला न्यायाधीश का न्यायालय, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला न्यायाधीश का न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 235, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय, अन्य संस्थाएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लोक अदालतों की स्थापना कब की गई थी? तो लोक अदालतों की जो स्थापना है ये किया गया था 1987 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1987। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोक अदालतों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यानी ऑप्शन नंबर डी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक अदालत का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपराधिक मामलों का निपटारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध क्या अपील की जा सकती है? तो लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध जो है क्या अपील किया जा सकता है? तो इसमें जो अपील किया जा सकता है वो है हाँ, सत्र न्यायालय में अपील किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था? तो लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध क्या अपील की जा सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है सत्र न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्थायी लोक अदालतें कितने रुपए तक के मूल्य के मामलों पर विचार कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कौन करता है? तो राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन है ये किया जाता है नालसा के द्वारा, नालसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 2008 में, इन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, ग्राम न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम न्यायालय की जो नियुक्ति है ये किया जाता है जो राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2009 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, ग्राम न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किन न्यायालयों पर होता है? तो ग्राम न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र होता है ये होता है दीवानी और आपराधिक दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित
किया जाता है? तो ग्राम न्यायालय जो है ये स्थापित किया जाता है कहाँ पे? तो ब्लॉक या समूह पंचायत स्तर पर, ब्लॉक समूह या फिर पंचायत स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्राम न्यायालय का निर्णय। तो ग्राम न्यायालय का जो निर्णय होता है ये कैसा होता है? तो ये निर्णय होता है अपील योग्य, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपील योग्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ग्राम न्यायालयों की जो स्थापना है, इस न्यायालयों की स्थापना का सिफारिश जो है किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था विधि आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अधिकरणों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किया गया भाग 14 का ए में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिकरणों को किस प्रकार की संस्था कहा जाता है? चलिए देखते हैं किस प्रकार की संस्था कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अर्ध न्यायिक संस्था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान में अधिकारणों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो संविधान में जो अधिकारणों से संबंधित अनुच्छेद है वो है 327 ए और 327 बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत के संविधान में अधिकरणों से संबंधित प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है या फिर प्रशासनिक प्राधिकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 327 ए। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 327 ए के तहत अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अधिकरणों की जो स्थापना करने की जो शक्ति है किसके पास है? तो ये शक्ति है केवल संसद के पास, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 327 बी के तहत अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, प्रशासनिक अधिकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रशासनिक अधिकरण जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित विवादों का निपटारा करता है? तो ऑप्शन है कराधान, औद्योगिक विवाद, लोक सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तें, या फिर पर्यावरण के मामले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2010 में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के अधिनिर्णयन के लिए अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? तो कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग देखते हैं नए प्रैक्टिस सेट केंद्र और राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का वितरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची कौन सा हो जाएगा? तो अनुसूची हो जाएगा 7वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें जो सूचियों की संख्या 3 है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 4, किस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल संसद को है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो इसका कानून प्रभावी होगा। इसका कानून प्रभावी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र का कानून, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। तो केंद्र सूची में जो विषयों की संख्या कितना है? तो इसमें है
97 विषय, वर्तमान में 100 है, वर्तमान में 100 विषय। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सूची में कौन से विषय आते हैं? तो केंद्र सूची में जो विषय आता है वो आता है रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में विषय की संख्या 61 है, 61 है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य सूची में प्रमुख विषय कौन से हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है रेलवे, डाक, ऑप्शन बी है रक्षा, विदेश नीति, ऑप्शन सी है मुद्रा, संचार, ऑप्शन डी है कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि और कृषि। तो राज्य सूची का जो विषय होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि और कृषि। क्वेश्चन नंबर 10, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 यानी 52 को विषय है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास निहित है? तो अवशिष्ट विषय है, इस पे कानून बनाने की जो शक्ति है ये निहित है संसद के पास, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, भले ही वह राज्य सूची का विषय हो। यह किस अनुच्छेद के तहत अनुमत है? तो ये जो दिया गया है ये दिया गया किस अनुच्छेद में? तो ये है 253, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 250 के अनुसार संसद कब राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 250 के अनुसार संसद जो है कब राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय आपातकाल के परिवर्तन के दौरान संसद किस सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? तो जस्ट इसके बारे में लोग चर्चा किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची सहित किसी भी सूची पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा बनाए गए कानून किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो ये जो कानून आता है किस अनुच्छेद में? तो आता है अनुच्छेद 252, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों के संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया? तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद जो है भारत के संपूर्ण या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 245 अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 245। क्वेश्चन नंबर 18 है केंद्र सरकार राज्य सरकार को संचार के साधनों के निर्माण और रख रखाव के संबंध में निर्देश दे सकती है, यह किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के संबंध का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया हुआ विधायी, कार्यकारी, वित्तीय या फिर न्यायिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यकारी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो स्थापना है इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 263, इन ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 20 है अंतर्राज्यीय परिषद ISC की स्थापना कौन करता है? तो इसकी जो स्थापना है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित मामलों में किसका नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर है 22, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान का कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 12। क्वेश्चन नंबर 23 है किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ सूची और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची पर कर लगाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है?
कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 यानी ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 246। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टम्प शुल्क और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान सहायता प्रदान कर सकती है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 275 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग की जो स्थापना है ये किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 27 है, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो संविधान में जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो जोड़ा गया है अनुच्छेद 246 ए यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 246 ए। क्वेश्चन नंबर 28, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो गठन किया गया, इसका गठन किया अनुच्छेद 279 के ए के तहत यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान कौन नियंत्रित करता है? तो भारत की संचित निधि से जो राज्यों को सहायता या फिर अनुदान जो है ये नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यों द्वारा लगाए गए और एकीकृत किए जाने वाले करों में शामिल हैं, कौन कौन सा शामिल है? तो बिक्री कर है, कृषि आय पर कर, भू राजस्व यानी तीनों शामिल हैं। तो यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए स्थापित पहला आयोग कौन सा था? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जो स्थापित किया गया था पहला आयोग वो कौन सा था? तो वो था प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 32, सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सरकारिया आयोग का जो गठन है ये किया गया था 1983 में यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए सहकारी संघवाद की अवधारणा पर बल किस आयोग ने दिया? तो इस पे जो बल दिया गया था सरकारिया आयोग के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय राजस्व सेवा IRS। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 35 का जवाब कमेंट बॉक्स में। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को जो है सौदेबाजी का जो संघवाद कहा था मॉरिस जोन्स ने यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 2005 में यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर विधायी शक्ति किसके पास है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर जो विधायी शक्ति है यह है संसद के पास, अनुच्छेद 302 के तहत। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी बनाने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लागू कर सकता है? तो ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। और आपको बताना है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकीकृत और विनियोजित किया जाता है किस अनुच्छेद से संबंधित है?
तो ये जो संबंधित है अनुच्छेद 268 से है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये किया गया था 1966 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान केंद्र राज्य के किस संबंध को प्रभावित करता है? तो ये करता है कार्यकारी संबंध को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। करा मिलान करने के लिए सूची 1 में आयोग और समिति दिया है, सूची 2 में संबंधित वर्ष मिला के राज्य मन्नार समिति 1969, ठीक है। सरकारी आयोग ये 1983, पुंछी आयोग 2007 और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। तो किस में दिया हुआ है? 1 का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता शुरू में किसने की थी? तो शुरू में किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सरकारी आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो सरकारी आयोग में जो है अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शिवरामन और एस आर सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को किस वर्ष सौंपी? तो किस वर्ष सौंपी? तो ऑप्शन दिया हुआ 1983, 1985, 1988 या फिर 1990। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1988। क्वेश्चन नंबर 48। केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग ने किस निकाय की स्थापना पर जोर दिया? कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरराज्यीय परिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49। सरकारी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या महत्वपूर्ण सिफारिश की थी? तो महत्वपूर्ण सिफारिश किया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना अनिवार्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के सेट का, ठीक है, आज के इस मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 50, और ये लास्ट प्रश्न है। केंद्र और राज्य संबंध का द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीरप्पा मोइली। तो चलिए आज का जो मैराथन पॉलिटी का मैराथन प्रैक्टिस सेट था ये समाप्त हो चुका है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है अब तक मिलता रहे। इसके बाद पॉलिटी का लास्ट मैराथन क्लास 1 से 2 दिन के अंदर आपको फिर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों बीच। इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लास के साथ, जो इसमें पॉलिटी का सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और वो अंतिम पॉलिटी का जो मैराथन क्लास होगा। तो आई होप आप बेहतर तैयार आई होप कि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो चुकी है। तो जिनका भी एग्जाम 18 को है वो लोग एक बार इससे रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।